आज का जो लेक्चर है बेसिकली काफ़ी लोगों ने मुझे कहा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, अभी कुछ दिनों पहले ऑब्जेक्शन हुआ था ना, कुछ बच्चे आए मेरे पास सर हमने बीएस किया है क्लिनिकल साइकोलॉजी में किया है ना, तो मैं अक्सर स्टूडेंट को कहता हूँ तो कोई बीएस में साइकोलॉजी नहीं होती, बीएस में कोई क्लिनिकल साइकोलॉजी नहीं होती, ठीक है। एमएस में भी इवन नहीं होती क्लिनिकल साइकोलॉजी, पाकिस्तान में होती है, एडीसी पे भी नहीं होती। उसकी वजह आज आपको पता चल जाएगी। ये लेक्चर जो है क्लिनिकल का, ये आपकी ओरिएंटेशन है आज पहले दिन। जो हम सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं मेंटल हेल्थ एंड साइकोपैथोलॉजी, वो इसके अंडर आता है, एक छोटी सी डोमेन है, ठीक है। और इसी तरह क्लिनिकल असेसमेंट है, इसी तरह बेसिकली दूसरे सब्जेक्ट हैं जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया। तो आज का लेक्चर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि क्लिनिकल साइकोलॉजी है क्या, इसकी प्रैक्टिसेस कैसे की जाती हैं, इसके लिए कौन सी डिग्री होनी चाहिए, कौन सी डिग्री नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जो रिकमेंडेड एपीए का है वो चीज़ें हैं सारी की सारी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी है क्या, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है, इमर्जिंग फील्ड है, बेसिकली इसके अंदर डे बाय डे नई फील्ड्स इमर्ज होती जा रही हैं, ठीक है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, इसी में से कब आई है ये। बेसिकली 70 और 80 के दरमियान आपको पता फ्राइडियन अप्रोच लोग प्रैक्टिस करते रहे हैं, बट एक फॉर्मल जो मॉडल था क्लिनिकल साइकोलॉजी का वो आया, पहली टर्म यूज हुई क्लिनिकल साइकोलॉजी फर्स्ट टाइम यूज हुई 97 में बेसिकली इसने यूज किया कि लेटनर वेटमर ने, ठीक है। एक सेंटेंस था, इसने फॉर्मली पहली बार इसको एक नाम दिया इस फील्ड को। जो प्रैक्टिसेस हो रही थी पीछे, आपको पता फ्राइडियन अप्रोच थी, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच था, जितने स्कूल ऑफ थॉट्स थे, ठीक है। जेम्स विलियम का स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, ठीक है, वो स्कूल ऑफ थॉट्स चल रहे थे पीछे। उनको प्रॉपर एक क्लिनिक का जो नाम दिया वो इस बंदे ने दिया, ठीक है। तो ये बंदा जो था बेसिकली लेटनर वेटमर जो है, बेसिकली इसने 1907 में ये पहली टर्म यूज करवाई थी क्लिनिकल की। फिर इसके बाद ओरिजिनली डिफाइंड एज सिमिलर टू मेडिसिन, एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी। बेसिकली इस टाइम के ऊपर, इससे पहले साइकोलॉजी को ऐसा समझा जाता है कि साइंस नहीं है। हर बंदे ने ये कोशिश की, हर स्कूल ऑफ थॉट्स ने कि साइंस है, डिफरेंट लॉजिक से सारा। किसी ने कहा स्कूल ऑफ द स्टडी ऑफ द माइंड, किसी ने कहा स्टडी ऑफ द बिहेवियर, साइकोलॉजी इज द फलाना व्हाटएवर, स्टडी एंड माइंड व्हाटएवर, माइंड एंड बिहेवियर किसी ने कहा, किसी ने सोल की स्टडी कहा, व्हाटएवर, जितने भी सेंटेंस इसके पिछले गुजरे हैं, किसी ने अनकॉन्शियस की स्टडी कहा, किसी ने कॉन्शियस की स्टडी कहा, है ना। तो बट उस टाइम पे वो बेचारे ट्राई कर रहे थे इसको साइंस का दर्जा दिया जाए। इस बंदे ने पहली बार क्लिनिकल की टर्म यूज की और इसने क्या किया, हम लोगों को वो इज्जत दी बेसिकली, जिसके बेस के ऊपर हम लोग जो मेडिसिन मीन टू से डॉक्टर्स हैं, ठीक है, साइकेट्रिस्ट हैं, उनके साथ आप लोग बेसिकली उनके सामने खड़े हो गए। और एजुकेशनल, सोशियोलॉजिस्ट, ये बेसिकली 3 बड़ी फील्ड्स हैं, बेसिकली इनके आमने सामने खड़ा कर दिया जो हमें मानते नहीं थे, है ना। उनको बताया कि डॉक्टर्स को, साइकेट्रिस्ट को ये बताया कि ये हम लोग साइकोलॉजिस्ट जो हैं बेसिकली ये इंसान ने हमें बेसिकली डॉक्टर्स, साइकेट्रिस्ट, न्यूरोसर्जन्स उनके इक्वल लाके खड़ा कर दिया इस बंदे ने पहली बार इस फील्ड को इंट्रोड्यूस करके। इससे पहले ये साइंस के पीछे भाग रहे थे लोग। इसने ये कहा कि ये फील्ड साइंस नहीं है, बल्कि ये इक्वल टू अदर फील्ड्स हैं, जिसमें डॉक्टर्स की भी जरूरत पड़ती है, जितना साइकोलॉजिस्ट की भी जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो बेसिकली साइकोलॉजी में क्लिनिकल साइकोलॉजी की जो इम्पोर्टेंस यहाँ से शुरू हुई, इसके अंदर अभी हम सारा का सारा आज पढ़ेंगे कैसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। यस, मोर रिसेंटली डेफिनेशंस, इसकी डेफिनेशन को इतना रिच किया गया। अभी जो लेटेस्ट इसकी डेफिनेशन एपीए ने इंट्रोड्यूस करवाई है, उस डेफिनेशन के अंदर जितना आप बीएस में पढ़ते हैं सारा का सारा, जितने सब्जेक्ट पढ़ते हैं वो सारे के सारे डेफिनेशन में इनकॉर्पोरेट किए गए हैं, ठीक है। आप ये स्टैट्स नहीं पढ़नी, रिसर्च नहीं पढ़नी, व्हाटएवर, सोशियोलॉजी नहीं पढ़नी, आप लोगों ने एजुकेशन साइकोलॉजी नहीं पढ़नी, आपने ये नहीं पढ़ना, वो नहीं पढ़ना। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली, क्लिनिकल के साइकोलॉजी के अकॉर्डिंगली, इस डेफिनेशन के अंदर डिफरेंट सब्जेक्ट हैं बेसिकली जिनमें आपको एक्सपर्ट होना चाहिए, ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। इसीलिए आपको बीएस लेवल के ऊपर इन सब्जेक्ट्स को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। इसकी डेफिनेशन क्या है अकॉर्डिंग टू एपीए, ठीक है, क्लिनिकल साइकोलॉजी। इसकी ग्रोथ जो थी बेसिकली ग्रोथ हैज रिजल्टेड इन द वेरी ब्रॉडली हार्ड टू डिफाइन फील्ड। बहुत ही मुश्किल था इसकी डेफिनेशंस को डिफाइन करना। हर बंदा इसकी डेफिनेशन दे रहा था इससे पहले, पर इसने प्रॉपर डेफिनेशन दी। ब्रीफ डेफिनेशन एम्फसाइज द स्टडी, assessment, treatment of the people with the psychological problem। इसकी जो
जो ब्रीफली डेफिनेशन है एम्फसाइज जो की गई है, जिसके ऊपर उसमें असेसमेंट है, ट्रीटमेंट है और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है। आई मीन टू से DSM-5, ठीक है। तीनों जो मैंने लास्ट पे सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करवाए हैं, ज़्यादा फोकस इन पे किया गया है ना, जितनी भी डेफिनेशन थी। बट ये डेफिनेशन टू द पॉइंट थी ना जो लोगों ने दी हुई थी। आगे आ जाए, मोर डिटेल डेफिनेशन डिवीजन 12 ऑफ द APA आर द मोर इंक्लूसिव एंड डिस्क्रिप्टिव। APA अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने इसकी एक लेटेस्ट डेफिनेशन दी है। लोगों ने तो इसके ऊपर फोकस किया था ना, असेसमेंट, साइकोपैथोलॉजी और DSM-5 जिसे मेंटल डिसऑर्डर कहते हैं। लोग डेफिनेशन इसके रेफरेंस से दे रहे थे। बट जो APA है, APA ने डिफरेंट सेक्शन बनाए हैं। क्लिनिकल का सेक्शन डिफरेंट बनाया है। APA बेसिकली वो ऑर्गेनाइजेशन है या वो फोरम है जिसके थ्रू हम रिकग्नाइज किए गए हैं ना, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। उसमें साइकेट्रिस्ट भी हैं, साइकोलॉजिस्ट भी हैं, उसमें एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट भी हैं, उसमें सारे ही हैं। हर एक की डिवीजन डिफरेंट की गई है। तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो भी होंगे, जिनकी रिसर्च अच्छी होगी, प्रैक्टिस अच्छी होगी, अगर वो अच्छा काम करते हैं, थ्योरी बनाते हैं, तो वो सेक्शन में आते हैं एक्सपर्ट डिवीजन 12 में। नया थ्योरी नहीं इंट्रोड्यूस करवानी हो, व्हाटएवर नया डिसऑर्डर करवाना हो, तो उसकी टर्म्स में 12 में आते हैं। यहाँ क्लिनिकल का स्कोप है, ये देखिए हर एक की फील्ड का इधर होगा 1 2 3 4। तो आपका डिवीजन जैसा काम उसी डिवीजन में, हर एक डिवीजन डिफरेंट है। तो ये क्या डेफिनेशन देते हैं, ये वो फील्ड है जिन्होंने सबको मिला के एक नई डेफिनेशन बनाई है, ठीक है। पुरानी वाले जो 3 चीजों पे फोकस कर, ट्रीटमेंट, असेसमेंट एंड मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम जिसे कहते थे, इनके ऊपर फोकस करते थे। जबकि ये वाले जो है इन्होंने बहुत ब्रॉडर डेफिनेशन दी है। क्या कहते हैं, क्या है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। APA के अकॉर्डिंगली द फील्ड ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी इंटीग्रेट्स साइंस, थ्योरी, प्रैक्टिस टू अंडरस्टैंड, predict and eliminate maladjustment, disability and discomfort as well as to promote the human adaptation, adjustment and personal development. Clinical psychology focus on the intellectual, emotional, biological, psychological, social, behavioral aspect of the human functioning across the lifespan in the varying culture and the adult socio-economical level, ठीक है। इस डेफिनेशन में देखिए ना 2 पार्ट्स हैं इसके, बहुत ही ब्रॉडर डेफिनेशन है। वो कहते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी जो है बेसिकली मिलके बनी है। किन चीज़ों से मिलके बनी है, इंटीग्रेट है किन चीज़ों से, बेसिकली साइंस, थ्योरी एंड प्रैक्टिस। ये क्या मतलब है, साइंस तभी कहेंगे जैसे सारी की सारी साइंसेस में कोशिश किया है, स्टडी ऑफ द माइंड, स्टडी ऑफ द बिहेवियर, जितने भी स्कूल ऑफ थॉट से उन्होंने सारी कोशिश की कि स्टडी को साइंस कहा जाए, साइकोलॉजी को साइंस माना जाए, साइंस के सब्जेक्ट में काउंट किया जाए। ये टेक्निकल सब्जेक्ट है जिसमें सिस्टमैटिक वे में हम चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। फिर इनके ऊपर थ्योरी बनाई जाए, डेफिनेटली हमारी थ्योरीज हैं स्कूल ऑफ थॉट्स, ठीक है। फिर इसके ऊपर प्रैक्टिस, फिर उस स्कूल ऑफ थॉट्स के ऊपर प्रैक्टिस की जाए, ठीक है। फिर इन्हीं प्रैक्टिसेस की बेस के ऊपर जो नॉर्मल बिहेवियर है उसको अंडरस्टैंड किया जाए। जब आप अंडरस्टैंड करते हैं, प्रॉब्लम को एक्सप्लोर करते हैं क्लिनिकल असेसमेंट के थ्रू, तो डेफिनेटली जब किसी के इंसान को आप जान जाते हैं तो उसको अपने मुताबिक मोल्ड भी करना शुरू कर देते हैं। मोल्ड मीन से इम्प्रूव करना शुरू कर देते हैं। उसकी नेगेटिव चीज़ों को कहते हैं रिप्रेस कर देते हैं, जो पॉजिटिव चीज़ें होती हैं उनको वो दिखाई जाती है कि तुम में ये स्किल्स हैं, ठीक है। इनके ऊपर फोकस करके आगे बढ़ो ज़िंदगी में, है ना। तो ये हम भी सिखाते हैं पहले तो, फिर इसके बाद अंडरस्टैंड करते हैं एंड प्रेडिक्ट करते हैं। फिर हम लोग इसकी बेस के ऊपर ये भी कहते हैं कि ये बंदा अब नॉर्मल है या नहीं है। प्रेडिक्शन का मतलब फ्यूचर प्रेडिक्शन नहीं है, अज्यूम करते हैं कि फॉर एग्जांपल आज ये बंदा अब नॉर्मल है, मे बी इसके ये एक्ट है, ये इसमें सिम्टम है, तो ये डिसऑर्डर का हो सकता है। अज्यूम करना, है ना, प्रेडिक्ट करना। फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं, हम बाबा जी नहीं है, ठीक है, कि फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर दें। अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, प्रेडिक्शन को कि आज ऐसा बिहेवियर है, कल को ये ऐसा करेगा, इसकी बेस के ऊपर, है ना। करेगा या नहीं करेगा, फिर आखिर पे कहते हैं वी डोंट नो अबाउट द बिहेवियर, है ना। ऐसे ही है ना, आखिर पे ये वर्ड भी कहते हैं। तो यहाँ फिर है रिड्यूस द मैलएडजस्टमेंट बिहेवियर। इसमें ये होता है कि जितने भी अबनॉर्मल बिहेवियर होती हैं, हमारा फोकस होता है कि रिड्यूस किया जाए, रेडिकेट किया जाए। नेगेटिव चीज़ें इंसान में होती हैं उनको बल्कि इम्प्रूव किया जाए, ऐसा ही है ना। हम मैलएडजस्टमेंट के ऊपर डिसेबिलिटी, इस डेफिनेशन में सिर्फ हम साइकोलॉजिकल पेशेंट्स को नहीं करते बल्कि डिसेबल लोगों के साथ भी काम करते हैं। इस डेफिनेशन को डिसेबल कौन होते हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबल। इंटेलेक्चुअल डिसेबल यानी कि IQ लेवल हाई नहीं है, बच्चे हैं,
अब उनके अंदर ये समझ लें कि अल्लाह ने सॉफ्टवेयर रखा ही इंटेलिजेंट का। जिसका कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होता है ना, विंडो करते हैं तो विंडो चलती है, ऐसा ही है ना। तो ऐसे लोग विंडो के बगैर पैदा हो जाते हैं, सॉफ्टवेयर के बगैर। उनका कसूर तो इनको अगर माशरा ये कहे, पागल कहे, व्हाटएवर चल्ला कहे, दैट इज़ वेरी रॉन्ग, है ना। इसके लिए क्या करना है आप लोगों ने, इनके दिमाग के अंदर साइकोलॉजिस्ट ने, साइकेट्रिस्ट ने, व्हाटएवर जितने भी हमारे प्रैक्टिशनर हैं, उन्होंने मिलके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, विंडो इंस्टॉल करनी है। और पॉसिबल है कि ऐसे इंसान को इस काबिल बनाया जा सके कि ज़िंदगी में वह सर्वाइव कर सके। ऐसे बच्चे और करते हैं। इसी तरह ऑटिस्टिक, ठीक है, जितने बच्चे हैं ADHD के, ऐसे बच्चे जो डिसेबल होते हैं, जिनके हाथ पाँव कट जाते हैं ब्लास्ट के दौरान, वो होपलेस हो जाते हैं ज़िंदगी में से, है ना, कि मेरा हाथ नहीं है, मैं ऐसे ही पैदा हुआ हूँ, मेरे पाँव नहीं है ना। ऐसे भी डिसेबल लोग होते हैं, फिजिकल डिसेबिलिटी एंड मेंटल डिसेबिलिटी, दोनों के साथ आप काम करते हैं। आप इन लोगों के दरमियान होप पैदा करते हैं कि आप भी आम लोगों की तरह ही हैं, जिस तरह वो लोग हैं उसी तरह आप भी कर सकते हैं। आप जस्ट होप पैदा कर सकते हैं किसी में, इनके पेरेंट्स में, इनमें, है ना, क्लिनिकल साइकोलॉजी में। ये बेसिकली फिर इसके बाद ये होता है डिसेबिलिटी के ऊपर भी काम करता है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के ऊपर भी, नॉर्मल बिहेवियर के ऊपर भी। इसका मतलब बहुत ही ब्रॉडर डेफिनेशन है वाली, है ना। और डिस्कम्फर्टेबल यानी कि स्ट्रेसफुल कंडीशंस के ऊपर जो नॉर्मल बिहेवियर है, जो लोग स्ट्रेसफुल होते हैं वो नॉर्मल भी हो सकते हैं, वो अब नॉर्मल भी हो सकते हैं, है ना। तो आम लोग भी तो स्ट्रेस में होते हैं ना ज़िंदगी में, हम उनकी भी हेल्प करते हैं ताकि उनकी टेंशन से दूर रखा जाए उनको, है ना। तो इसका मतलब यहाँ हमारी क्लिनिकल साइकोलॉजी अब नॉर्मल, डिसेबल, नॉर्मल, हर तरह के बंदों के साथ डील कर रही है। ऐसा नहीं है कि अब नॉर्मलिटी के साथ डील कर रही है। AP की डेफिनेशन बहुत ही ब्रॉडर है। अब आप इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली हर बंदे के साथ काम करते हैं। स्कूल्स में भी अब नॉर्मल बिहेवियर होता है, स्कूल में भी नॉर्मल बच्चों को इश्यूज होते हैं, इंडस्ट्रीज में भी होते हैं, ऐसा ही है ना। आपकी क्लास में भी होंगे, इधर भी होंगे, हर जगह इश्यूज हैं, घर में भी होंगे। हर एक को पागल नहीं कहा जा सकता, नॉर्मल नहीं कहा जा सकता। बट जो क्लिनिकल साइकोलॉजी है ये अवेयरनेस क्रिएट करती है कि हम सिर्फ अब नॉर्मल बिहेवियर के साथ काम नहीं करते, हम नॉर्मल के साथ भी करते हैं। नॉर्मल लोगों को भी इसकी ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है बेसिकली इसकी जो दूसरा बैक करो, बेसिकली प्रमोट ह्यूमन एडेप्टेशन। फिर ऐसे लोगों को जिनको ये नॉर्मलिटी होती है, व्हाटएवर ये नॉर्मल होती है, फिर उनको जीने का तरीका सिखाते हैं। एडजस्टमेंट उनको सिखाया जाता है कि आपके एडजस्टमेंट स्किल्स के ऊपर काम किया जाता है, कोपिंग स्टाइल्स के ऊपर, पर्सनालिटी के ऊपर काम किया जाता है। उनमें ऐसी स्किल्स दिखाई जाती हैं, उनमें जो पॉजिटिविज्म होती है ना वो दिखाई जाती है, जिसको वो देखते हुए अपनी स्किल्स को अच्छा काम करते हैं, लोग उनको रिकग्नाइज करते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं सोसाइटी के साथ, है ना। जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं हम उनको कहते हैं ये एडजस्टेबल नहीं है। हम पॉजिटिव चीज़ें दिखाते हैं, दोनों कॉन्सिक्वेंस, है ना। फिर उनको ये सिखाते हैं हमें दुनिया के मुताबिक सीखना है, दुनिया जो मर्जी कहे आपको, बट आपने अपने आप को चेंज नहीं करना। आप रियल में जैसे हैं अच्छे हैं, ठीक है, दुनिया के अकॉर्डिंगली अपने आप को थोड़ा सा चेंज करें, है ना। ऐसे ही सिखाते हैं ना साइकोलॉजी। आपने रियल चेंज नहीं लाना अपने में, हाँ, लोगों के अकॉर्डिंगली हम चेंज होते रहते हैं। दिस इज एडजस्टमेंट, है ना, कि आपने दिल पे नहीं लेना इस चीज़ों को। तो ये डेफिनेशन बड़ी ब्रॉडर है ना। आगे क्लिनिकल साइकोलॉजी आगे किस पे फोकस करती है, ये इंसानों के, अब यहाँ पहले ऊपर उसने फील्ड्स बताई है किस किस में काम करती है, किस तरह के इंसानों के साथ काम करती है। अब यहाँ इंडिविजुअलिज्म के ऊपर आ गया। यहाँ वो कह रहा है कि इंसान एक इंसान है, दो इंसान, व्हाटएवर, उनके इंटेलेक्चुअल लेवल, IQ लेवल के ऊपर इंप्रूव करने में, कॉग्निटिव प्रोसेस को इंप्रूव करने में मदद करती है। जबकि साइकोलॉजी अभी तक तो नॉर्मलिटी को थी ना, नॉर्मलिटी किस लेवल पे आती है, इंटेलेक्चुअल। जब आप नॉर्मल होते हैं तो कॉग्निटिव आपका पूरा मैकेनिज्म क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, ऐसे ही होता है ना। तो डेफिनेटली हम इंटेलेक्चुअल लेवल को भी इंप्रूव करते हैं, इमोशनल लेवल के ऊपर भी हेल्प करते हैं लोगों की। और बायोलॉजिकल, जिस दिन बच्चा पैदा होता है प्री नेटल से लेके पोस्ट नेटल से लेकर सारी हिस्ट्री लेने के बाद उसकी बायोलॉजिकल, कैंसर के पेशेंट, व्हाटएवर, एड्स के पेशेंट, क्या उनको जरूरत नहीं है हमारी, है। ऐसे पेशेंट को ज़्यादा ज़रूरत है, हमारी होप की ज़रूरत है ना। हम ऐसे लोगों के साथ भी काम करते हैं, रियल बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में भी लोगों के प्रॉब्लम को देखते हैं एंड साइकोलॉजिकल में भी। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ नैरो डाउन कर दिया गया इस फील्ड को। आगे क्या कर रहे हैं, इसमें साइकोलॉजिकल, सोशल, बिहेवियर एस्पेक्ट, सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करना ही बता रहे हैं। सोसाइटी के लोगों के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है, कब करना है, किस बंदे के साथ कैसे डील करना है, अपनी रियल पर्सनैलिटी को चेंज करना कि नहीं करना, दुनिया के साथ कैसे फेस करना है, दुनिया को उसको फेस करना बता रहे हैं, है ना। उसकी सोशल लाइफ के अंदर, उसकी फैमिली लाइफ के अंदर, उसकी इंटरपर्सनल लाइफ के अंदर, है ना।
हर के ऊपर हम एक काम करते हैं। साइकोलॉजिस्ट क्लिनिकल वाला सिर्फ इनमें नहीं करता, हर एंगल के ऊपर काम कर रहा होता है। आगे आ जाए बेसिक रिस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमन फंक्शनिंग। उनकी जो फंक्शनिंग होती है जिंदगी की आम रूटीन होती है पूरी लाइफ की, है ना, उसमें उनको एक बेहतर इंसान बनाने की कोशिश करते हैं ना, कि वो दूसरों के सामने अपने आप को प्रेजेंट करें एक बेहतर, है ना, एज कम्पेयर टू के अब नॉर्मल बिहेवियर शो करें। उनकी फंक्शनिंग को इम्प्रूव करते हैं, डेली लाइफ में जो काम कर रहे होते हैं उनको इम्प्रूव करते हैं। ऐसे काम ना करें जिससे उनकी डिसफंक्शनिंग हो ना। तो बेसिकली ये जो डेफिनेशन है, फिर आखिर पे एक बात कह रहा है, बेसिकली ये हर कल्चर के अकॉर्डिंगली कल्चर टू कल्चर वेरी करती है। बेसिकली ये डेफिनेशन है, ये कल्चर टू कल्चर वेरी करती है। अभी इतनी बड़ी ब्रॉडर डेफिनेशन पढ़ने के बाद, हर फील्ड, हर इंडिविजुअल की इंटेलेक्चुअल लेवल देखने के बाद, हर चीज़ देखने के बाद, हम आखिर पे क्या कह रहे हैं, एक लाइन लिखी है, ये जो डेफिनेशन हर कल्चर टू कल्चर वेरी करती है। हर कल्चर में जाके ये डेफिनेशन चेंज हो जाती है। इसका मतलब ये है कि ये जो प्रैक्टिसेस हैं, ये प्रैक्टिसेस यूरोप में तो हो रही होंगी क्योंकि वहाँ बड़ा फॉर्मलिज्म है। जब पाकिस्तान की बात आती है तो इनमें से कुछ भी नजर नहीं आता, बट आपके ऊपर है कि आप कैसे लेके चलते हैं, है ना। तो बेसिकली लास्ट लाइन के ऊपर उसने लिखा हुआ है। फिर ये है डिफरेंट लेवल के ऊपर आप लोग काम कर रहे हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो कि अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं, बड़े बड़े लेक्चर्स आ रहे होते हैं, तो ये स्लाइडें भी मैंने बाहर से मंगवाई है इसलिए कि आप लोगों को एटलीस्ट ट्रेनिंग हो जाए। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इन द क्लिनिकल साइकोलॉजी। एजुकेशन में यानी क्लिनिकल की अगर आपने ट्रेनिंग करनी है तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए। बगैर डिग्री के यू आर नथिंग एल्स, है ना। आपसे बेहतर साइकोलॉजिस्ट मेरे ख्याल बगैर डिग्री अगर देखा जाए तो ये बाहर बैठे हुए चाचा जी नहीं होते, वो हो सकते हैं। उनको पता है किस तरह लोगों से डील करना है, कैसे बैठना है, कैसे इंटरेक्ट करना है, कौन आया, किसको सलाम करना है, किसको नहीं करना, है ना। ये जो बाहर माली नहीं खड़े होते, ये माली काम करने वाला, ये बेचारे गार्ड्स खड़े होते हैं, वो आपसे ज़्यादा इमोशनली इंटेलेक्चुअली साउंड होंगे, है ना। तो इसका मतलब है कि यहाँ साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसके पास डिग्री नहीं है वो यूजलेस है। बगैर डिग्री के आप कुछ भी नहीं है। डिग्री एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू आप लोग एक साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं। तो आज एक कौन सी डिग्री काम चलती है, कॉमनैलिटीज अमंग द मोस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, ठीक है। इनमें कॉमनैलिटीज क्या है, ये प्रोग्राम है डिफरेंट, ट्रेनिंग प्रोग्राम है, डिग्रीज है बेसिकली। इनमें कॉमनैलिटीज क्या है, डॉक्टर डिग्री एक पीएचडी की डिग्री है जिसे बेसिकली कहते हैं हम लोग। ये होना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए प्रैक्टिस करने के लिए। अगर नहीं है तो यू आर नथिंग एल्स। आगे हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे कि क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर इसके बाद मोस्ट इंटर विद द बैचलर। आपको पता है मास्टर पाकिस्तान में एमएससी है और बैचलर है। बैचलर के अंदर आप लोगों को हम लोग बेसिकली ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। ट्रेनिंग की चीज़ की दे रहे होते हैं, सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं। कौन से सब्जेक्ट, अभी थोड़ी देर पहले मैंने डेफिनेशन इंट्रोड्यूस करवाई, उसमें अगर देखिए एक वर्ड्स के ऊपर एक पूरी फील्ड थी, फिजियोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, साइकोपैथोलॉजी, क्लिनिकल असेसमेंट, है ना। एपी के अकॉर्डिंगली एक बॉर्डर डेफिनेशन थी जिसमें ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन थे ऑफ द सब्जेक्ट जो ट्रेनिंग दी जा रही थी आपको। अगर आपके पास ये ट्रेनिंग है, आई मीन टू से ये सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं, तो बेसिकली उस डेफिनेशन को फुलफिल करते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी की, ठीक है। बट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए कुछ और फॉर्मेलिटीज हैं, डिग्री, है ना। डिग्री के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया जाता है इन चीज़ों को, तो रिक्वायर्ड। इसके बाद होता है फिर डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं होती। डिग्री के अंदर आपने कोर्सेज भी पढ़े होने चाहिए, है ना। सिर्फ ये ना हो कि आपने डिग्री की हो तो डिग्री में ऐसे ऐसे स्टैट्स, मैथ और फलाना पढ़ा हो, जबकि उसके अंदर क्लिनिकल के सब्जेक्ट ही ना हो। मेंटल हेल्थ, क्लिनिकल असेसमेंट, एजुकेशनल साइकोलॉजी, है ना। इसी तरह के साइकोथेरेप्यूटिक इंटरवेंशन ये पढ़े ही ना हो तो आपकी डिग्री में रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती, है ना। तो इसलिए बीएस साइकोलॉजी में क्लिनिकल साइकोलॉजी नहीं है, बट आपने इंट्रोड्यूस करवाने वो सारे सब्जेक्ट। अब क्लिनिकल है तो क्लिनिकल में सारे सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस होने चाहिए, ठीक है। थीसिस एंड डिसर्टेशन रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही इंटर्नशिप की रिपोर्ट आपने जमा करानी है, साथ ही आप लोगों ने क्या करना है, थीसिस भी करना है। वो क्यों इंपॉर्टेंट है आज के लेक्चर में आप लोगों को मैं बताऊंगा इस पर, ठीक है। हाँ यस, प्री डॉक्टरल इंटर्नशिप, डॉक्टरी से पहले जो इंटर्नशिप होती है जिसका आप लोग बीएस में करके आए हैं, ऑब्जर्वरशिप। बीएस से पहले
कंप्लीट होने से पहले आप जस्ट ऑब्जर्वेशनशिप कर रहे हैं, क्योंकि आपको इतनी ग्रिप नहीं है। अभी डेफिनेशन आपने पढ़ी है ना, कि जितने हम लोग पढ़ा था ये सब्जेक्ट थे, जितनी हमने फील्ड्स पढ़ी थी, सारी फील्ड्स पढ़ने के बाद जब आपको आती है तो आप छोटा सा एक डेमो लेने के लिए जाते हैं, है ना, प्रैक्टिस में। तो डेमो में सिर्फ आप ऑब्जर्वेशनशिप करते हैं, ऐसा ही है ना। ये प्री डॉक्टरी करने से पहले इंटर्नशिप्स करना लाजमी है। पीएचडी के साथ वो क्या होती हैं, कहाँ होती हैं, कैसे होती हैं, वो भी हम देखते हैं, किस फील्ड में होती हैं ना। यस आगे यस। इसके अंदर रिसेंट लोग समझते हैं कि चाइल्ड साइकोलॉजी डिफरेंट है, हेल्थ साइकोलॉजी डिफरेंट है। बेसिकली ये जितनी फील्ड्स हैं ये मर्ज हो रही हैं इसके अंदर, ये क्लिनिकल साइकोलॉजी की डोमेन के अंदर आ रही हैं। ये लेटेस्ट इमर्जिंग फील्ड्स हैं जो कि क्लिनिकल के अंदर, जैसे चाइल्ड साइकोलॉजी चाइल्ड घर में भी होता है, बाहर भी होता है, स्कूल में भी उसकी जरूरत होती है। चिल्ड्रन ही है ना, उनकी साइकोलॉजी के बारे में उनके स्कूल्स में जाएंगे तब पता चलेगा कि जहाँ वो कल्प्रिट बिहेवियर शो कर रहे हैं, या फिर घर में। तो इसका मतलब है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइल्ड साइकोलॉजी क्लिनिकल के रेफरेंस से भी पढ़ना, जिस तरह आप लोगों का चैप्टर है डीएसएम में न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर, जिसमें अब नॉर्मेलिटी के बारे में बताया जाता है बच्चों की। यानी हर फील्ड एक दूसरे के साथ लिंक है, क्लिनिकल के अंदर आ रही है। हेल्थ, फोरेंसिक, फैमिली, न्यूरो साइकोलॉजी, ये नई इमर्जिंग फील्ड है कि आजकल ये क्लिनिकल के अंदर आती हैं। इसी तरह इसके अंदर मेंटल हेल्थ एंड साइकोपैथोलॉजी, असेसमेंट, डायग्नोज, और कौन सा चैप्टर है बेसिकली ये सारे साइकोथेरेपी, ये सारे इसके अंडर डोमेन्स हैं। अब समझ आए, इतनी बॉर्डर फील्ड है, इसके अंदर फील्ड है सारी की सारी। क्लियर? यस। नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट ये लेक्चर जो है मैं इसके लिए लेके आया था कि मॉडल इंटर्नशिप में आप कौन सा करेंगे। ये वो मॉडल है, आपको मैं यहाँ ट्रेनिंग के बारे में बता रहा हूँ कि ट्रेनिंग कितनी तरह की होती है। ट्रेनिंग करने के लिए आपको 3 मॉडल दुनिया में इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं अभी तक। इसके अलावा मॉडल्स भी हैं। ये स्कूल ऑफ थॉट्स नहीं है जो इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी में पढ़े थे, बिहेवियरिज्म, साइकोडायनेमिक, ये प्योर क्लिनिकल की प्रैक्टिसेस के लिए ये यूज़ किए जाते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं ना, क्लिनिकल मैंने आपको कहा ना, क्लिनिकल में जो फील्ड है, क्लिनिकल के मॉडल डिफरेंट होते हैं एज कम्पेयर टू अदर्स। इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी डिफरेंट फील्ड्स में वो जो मॉडल है 7 स्कूल ऑफ थॉट्स, वो ओपन एंडेड है, और यहाँ उन्हीं की बेसिस के ऊपर प्रैक्टिस हो रही 3 मॉडल्स के अंदर। उन्हीं स्कूल ऑफ थॉट्स के अंदर, इन्हीं के अंदर प्रैक्टिस हो रही है। 3 मॉडल्स कौन से हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल दुनिया में माने जाते हैं, जिनकी बेस के ऊपर साइकोलॉजी इमर्ज हुई है ना। चलो देखते हैं। पहला मॉडल है सेंटेंस प्रैक्टिशनर मॉडल। बोल्डर ने दिया था बेसिकली, इसे बोल्डर मॉडल भी कहते हैं बेसिकली। इसके बाद है प्रैक्टिशनर स्कॉलर मॉडल। तीसरा है क्लिनिकल सेंटेंस मॉडल। ये समझ लें कि अभी तक हम लोग ब्लाइंडली काम कर रहे थे, हमारे यहाँ ये मॉडल्स यूज़ नहीं होते, हम ब्लाइंडली काम करते हैं, क्योंकि ये एशिया है। जबकि यूरोप के अंदर या यूएसए आप लगा लें, उनके अंदर बगैर आप इन मॉडल्स के आगे नहीं चल सकते। आपकी डिग्री तब तक रिकगनाइज नहीं होती, ट्रेनिंग प्रोग्राम, जब आप स्पेसिफिक डिग्री में ना गुजरे, है ना, किसी एक मॉडल को फॉलो ना करते हुए आप दुनिया की सारी चीज़ें सीख नहीं सकते। आपकी एक्सपर्टीज़ कोई स्पेसिफिक टर्म्स में ही होती है। ऐसा नहीं है कि क्लिनिकल साइकोलॉजी है, क्लिनिकल साइकोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ी आप लोगों ने आज, हर फील्ड में एक्सपर्टीज। फिर आखिर पे कहते क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, बट बच्चों का फोरेंसिक में हूँ, वट एवर न्यूरो साइकोलॉजी में हूँ, एक फील्ड में है ना, सब फील्ड में आप एक्सपर्ट नहीं हो सकते। हाँ, नॉलेज हर एक के बारे में होती है, एक्सपर्टीज होना इज समथिंग एल्स। आ जाए नेक्स्ट, आओ मॉडल को इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि कौन सा मॉडल क्या है। सेंटेंस प्रैक्टिशनर मॉडल, बोल्डर ने दिया था बेसिकली, इसे बैलेंस प्रैक्टिस एंड साइंस भी कहते हैं। बैलेंस के नाम से जाहिर है। इसमें होता क्या है, नॉलेज में दुनिया में एक मॉडल है, एक स्कूल ऑफ थॉट्स है जिनके थ्रू लोगों ने काम किया तो क्लिनिकल इमर्ज हुई है ना। अब पहला मॉडल, ये मॉडल जो डेवलप किया था 1949 में एक कॉन्फ्रेंस, इसमें बोल्डर ये है बेसिकली, इसने एक कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट किया था, और इसमें कहते हैं डायरेक्टर ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी ट्रेनिंग प्रोग्राम। इसने ट्रेनिंग प्रोग्राम एक शुरू किया था, ठीक है, इस बंदे ने, उसको नाम दिया गया ये वाला, क्या नाम है इसका, सेंटेंस प्रैक्टिशनर मॉडल। होता क्या है इसमें 2 चीज़ों के ऊपर फोकस किया जाता है, एम्फसाइज बोथ प्रैक्टिस एंड रिसर्च। पाकिस्तान में या कहीं भी आप जाएं तो कहेंगे, कुछ लोग कहते हैं रिसर्च इंपॉर्टेंट है, कुछ लोग कहते हैं क्लिनिकल इंपॉर्टेंट है। ये बंदा जो था बेसिकली, इसका जो स्कूल ऑफ थॉट्स था, पहला स्कूल ऑफ थॉट्स था प्रैक्टिशनर मॉडल के अंदर, ये कहता है
प्रैक्टिस और रिसर्च दोनों एक साथ साथ होनी चाहिए। जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस करने के बाद केस देखते हैं, एक नया केस सामने आता है, केस को सिर्फ अपने पास नहीं रखना आपने इंटर्नशिप की रिपोर्ट में, उसको दुनिया के सामने भी लाना है। अगर एक बंदे का ट्रीटमेंट आपने किया डिप्रेशन के पेशेंट का CBT की मदद से, तो उसकी केस रिपोर्ट बना के जो जो आपने किया उसमें उसको पब्लिश भी करो रिसर्च में, साइंटिफिक वे में, है ना। पब्लिश करोगे तो लोगों की हेल्प होगी। ऐसा नहीं है कि लोगों की हेल्प, अगर आप इमेजिन करें आप एक केस देखते हैं, यहीं एक यूनिक केस देखते हैं, उसको रिपोर्ट करते हैं और इंटर्नशिप की खातों में रख लेते हैं, जिसमें हम थीसिस में रख लेते हैं ना, तो किसी तक नॉलेज जाएगी नहीं। अगर ऐसा ही केस कहीं और आ जाए, अगर वो बंदा ढूंढना चाहे कि इस बंदे का इलाज क्या है, कैसे ढूंढेगा? नॉलेज तो डिसमिनेट ही हुई ना, ऐसे ही है ना। तो याद रखिएगा, प्रैक्टिस करने के बाद उसको पब्लिश करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है साइंटिफिक वे में, ताकि लोगों की हेल्प हो। जो दूसरे कंट्री में लोग बैठे, इमेजिन करें USA या यूरोपियन अपनी केस स्टडीज पब्लिश ही ना करें, अपनी बुक्स पब्लिश ही ना करें, उनको ज़रूरत है। अगर पब्लिश ही ना करें तो क्या होगा? हमारे तक उनकी प्रैक्टिस आ सकेगी? ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है, नाम आप पहली बार सुन रहे हैं, ये आएंगे यहाँ? नो। इसका मतलब है प्रैक्टिस भी जरूरी है हॉस्पिटल के अंदर, साथ साथ उस प्रैक्टिस के बाद कुछ साइंटिफिक वे में, रिसर्च में, सिस्टमैटिक वे में करने के बाद पब्लिश करना भी जरूरी है। इस स्कूल ऑफ थॉट्स का यही कहना था कि प्रैक्टिस एंड रिसर्च दोनों ही जरूरी है, होनी चाहिए। ठीक है, मेन एम्फसाइज इन दो चीजों के ऊपर था। अब इसमें ये है, ग्रेजुएट शुड बी एबल टू कॉम्पिटेंटली प्रैक्टिसेस, कौन कौन सी है? थेरेपी, असेसमेंट एंड कंडक्ट रिसर्च। इनमें यह है कि जब जितने भी ग्रेजुएट हैं वो असेसमेंट भी करें, थेरेपी भी लें, किसी की स्क्रीनिंग भी करें, डायग्नोज भी करें, व्हाटएवर, पूरा केस भी लें, साथ साथ क्या करें, उसको रिसर्च के फ्रेमवर्क में देखें। एक थेरेपी अगर आपने नई बनाई है, एक नई अप्रोच बनाई है आप लोगों ने, ठीक है, समटाइम ये होता है जैसे नया केस आता है, समटाइम हम इंडिजिनस वर्ड्स यूज करते हैं, इंडिजिनस थेरेपी यूज करते हैं। मे बी वो थेरेपी जो है इंडिजिनस है, वो एक नई थेरेपी है, उसको पब्लिश भी करें साइंटिफिक वे में। ठीक है, जब पहली थेरेपी बनी होगी तो सीधा बनी होगी ना, उसको किसी ने पब्लिश किया तो आपके सामने आई है। तो याद रखें, प्रैक्टिस भी करनी है, साथ साथ रिसर्च भी। हमारे यहाँ ऐसा वो कहते हैं, हम लोगों ने इंटर्नशिप करनी, बस मैंने डॉक्टर बनना है क्लिनिकल, मुझे वाइट कोट चाहिए, है ना, मुझे घर वालों को दिखाना वाइट कोट, मैं हॉस्पिटल में बैठा हूँ, लोग आ रहे हो, बस इसमें बैठना है, प्रैक्टिस भी नहीं करनी, है ना। हमारे यहाँ ये आजकल है कि कोट चाहिए वाइट। तो साथ साथ रिसर्च और प्रैक्टिस दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इमेजिन करें इसके बिहेव के ऊपर कि जिसने पहली बार कंप्यूटर बनाया होगा, क्या उसको कंप्यूटर यूज करने नहीं आता होगा? तो ये इमेजिन करें जिसने रिसर्च की होगी, जिसने थेरेपी बनाई होगी पहली बार, CBT, है ना, इमेजिन करें, तो क्या उसे CBT करने नहीं आती होगी? CBT बनाना, डेवलप करना इज अ रिसर्च प्रोसेस है, और उसको प्रैक्टिस करना क्या हो गया? प्रैक्टिस हो गई, है ना, लोगों के ऊपर। तो किसने बनाई होगी वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता, वो तो सबसे बेस्ट होगा। जिसने, जो डेवलपर होगा, उसको तो ज़्यादा यूज़ करनी आती होगी वो चीज़, है ना, उसमें चेंजेस भी करनी आती है। इसका मतलब है रिसर्च एंड प्रैक्टिस साथ साथ है। ठीक है, इस मॉडल के अकॉर्डिंगली आप क्या सोचते हैं? आई डोंट नो, आखिर पे ऐसा है या नहीं है, आई डोंट नो। अगला मॉडल बैलेंस अप्रोच कहते हैं इसको। आगे है अप्रोच, आगे इरा में चल जाए। ये है, ये मॉडल जो था 1973 में किसने दिया था? वेल ने दिया था बेसिकली, एक आल्सो नो एज अ प्रैक्टिशनर स्कॉलर मॉडल। ये एक बेसिकली USA की यूनिवर्सिटी है, स्कूल ऑफ शिकागो, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी इन शिकागो यूनिवर्सिटी, टॉप क्लास का स्कूल है, जिसकी बेस के ऊपर पूरी दुनिया में क्लिनिकल साइकोलॉजी प्रैक्टिस की जाती है। ये पहला बंदा था 1973 में इस यूनिवर्सिटी से, वेल। इस बंदे ने एक मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया, इसे प्रैक्टिशनर मॉडल कहते थे। क्या कहते थे? जिस तरह हमारे यहाँ अप्रोच होती है, वो कहते हैं रिसर्च नहीं करनी, सिर्फ प्रैक्टिस, पब्लिश नहीं करना, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। रिसर्चर एक और बंदा होता है, प्रैक्टिशनर। इनके ख्याल में ये था ना, जो प्रैक्टिशनर है उसका काम रिसर्च करना नहीं, उसका काम पेशेंट देखना है ना। ये स्कूल ऑफ थॉट्स हमसे कहीं मैच करता है ना। ये किसका है? स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, ये दुनिया का, जिसका NIP है पाकिस्तान में टॉप रिसर्च, ये दुनिया का वो स्कूल ऑफ थॉट्स है जिसने साइकोलॉजी को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिशनर मॉडल के ऊपर इम्पोर्टेंस दी है। ठीक है, अभी मैंने ये रिव्यू की है मेरी PhD के इसी स्कूल ऑफ थॉट्स की, जो इसकी हेड है ना,
डॉक्टर बारबरा बेसिकली उन्होंने किए हैं, मेरे जो PhD के रिव्यू किए हैं ना, तो मेरे बड़े अच्छे कोलीग हैं, इनके साथ अच्छे रिलेशनशिप है ना, उनके हस्बैंड के साथ भी और उनके साथ भी। तो मैं इनके साथ आपस में प्रैक्टिस कर रहा था। इन्होंने किया क्या, इन्होंने किया ये स्कूल ऑफ साइकोलॉजी शिकागो यूनिवर्सिटी, इन्होंने कहा प्रैक्टिस करो बस। और प्रैक्टिस करने के लिए एक नई टर्म यूज़ की इन्होंने, उसे कहते हैं, इन्होंने प्रोवाइड की डिग्री, इसे कहते हैं साइक डी, है ना, जिसका बार बार कहते हैं पाकिस्तानियों ने आजकल इसका 2 नंबर डिप्लोमा निकाला हुआ है जो HEC रिकग्नाइज नहीं है। इस डिग्री को कह देते हैं 1 ईयर डिग्री, साइक डी, है ना। ये एक डिग्री है जो PhD के मुतबादल थी। PhD में रिसर्च होती है, ठीक है, साथ प्रैक्टिस भी होती है। इसमें ये होता है कि इसमें रिसर्च नहीं होती बल्कि इसमें प्रैक्टिस होती है। ये 3 इयर्स मिनी PhD होती BS के बाद या MS के बाद। यहाँ आप 6 मंथ यूनिवर्सिटी में पहले माइनर किस्म के सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जैसे चाइल्ड साइकोलॉजी, न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर के माइनर किस्म के 6 मंथ पढ़े, उनकी प्रैक्टिस, उनकी असेसमेंट, उनसे रिलेटेड जितने सब्जेक्ट हैं आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। फिर पढ़ने के बाद आपका हॉस्पिटल होता है, आपको प्लेस कर दिया जाता है एज डॉक्टर या ऑब्जर्वर 6 मंथ के लिए वहाँ, ठीक है, 6 मंथ के लिए हॉस्पिटल, फिर अगले 6 मंथ यूनिवर्सिटी, फिर हॉस्पिटल, फिर 6 मंथ यूनिवर्सिटी, फिर हॉस्पिटल, 3 इयर्स इसी तरह होता है। लास्ट पे टेस्ट होता है, ये पेपर जिनके सुपरवाइजर लेते रहते हैं, इंटर्नशिप रिपोर्ट्स, इसे कहते हैं साइक डी। इससे रिकग्नाइज होने के लिए जिसको साइक डी लेना है, पाकिस्तान में कहीं नहीं है, एशिया में भी नहीं है, जिसको साइक डी लेना है तो उसको प्रोफेशनल स्कूल ऑफ साइकोलॉजी शिकागो यूनिवर्सिटी से इजाज़त लेनी पड़ेगी। वो एक इंस्टीट्यूट है जो दुनिया में ये साइक डी देता है ना। इसके स्कूल जितने भी यूरोप में हैं, USA में है, व्हाटएवर, वो सारे इससे रिकग्नाइज है ना। USA की अप्रोच है ये वाली। और इसमें क्या होता है, हाई एक्सेप्टेंस रेट एंड लार्जर क्लास होती है, ठीक है। और इसके जो रिसेंट ईयर्स इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, ठीक है, डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट स्लाइड। बेसिकली ये 2 स्कूल ऑफ थॉट्स के ऊपर PhD एंड साइक डी बना हुआ है क्लिनिकल के अंदर, ठीक है। याद रखें क्लिनिकल की डिग्री जो होती है 2 पर्सपेक्टिव में, या PhD बेस होती है या फिर साइक डी बेस होती है। क्लियर, कोई डिप्लोमा बेस, MS बेस नहीं है। फिर PhD करने के बाद, साइक डी करने के बाद हर साल आपको एक टेस्ट पास करना पड़ता है लाइसेंस साइकोलॉजिस्ट होने के लिए। अगर UK में है तो ब्रिटिश काउंसिल लेती है, अगर UK में प्रैक्टिस करनी है तो, अगर USA में प्रैक्टिस करनी है तो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी से APA कहते हैं, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के अंडर होता है वो टेस्ट। अगर आप पास करते हैं तो आपको लाइसेंस मिलता है, यानी ये करने के बाद भी, डिग्री ट्रेनिंग करने के बाद भी टेस्ट पास होगा तो साल के लिए लाइसेंस मिलेगा, अदरवाइज नो लाइसेंस। इसके अलावा कोई डिग्री नहीं है, बाकी अगर है तो ड्रामा है, आपको टू बी नेक्स्ट। ये वहाँ डिग्री है साइक डी और PhD, दुनिया के किसी कॉर्नर में भी चले जाएं आपको, आप अपना हॉस्पिटल ऐड कर डाल सकते हैं ना, ऐसे ही है ना। इनके बगैर ना आपको कोई कंट्री प्रैक्टिस करने देता है ना कुछ करता है। लाइसेंस उसी को मिलता है जिनके पास ये डिग्री हो, वो क्वालिफाई करते हैं पेपर्स के लिए, पेपर होता है पास तो आपको लाइसेंस मिलता है, लाइसेंस मिलता है तो आप अपना हॉस्पिटल या प्रैक्टिस कर सकते हैं। इनके बगैर ना हमारा ADCP, ना हमारा MS, ना इवन के हमारी PhD के बाद हम लोग टेस्ट दे सकते हैं APA का। इन स्कूल्स के थ्रू PhD होगी रिकग्नाइज तो क्लिनिकल की डिग्री मानी जाती है ना, ये क्लिनिकल की प्योर डिग्री है। आज इन दोनों में फ़र्क क्या है देखते हैं। PhD उसमें फ़र्क बताया इंपॉर्टेंस क्लिनिकल के अंदर, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, बट इनके ख्याल में ये स्कूल ऑफ थॉट्स वही वाला था पहला, ये कौन सा है दूसरा। सुनते हैं, PhD एम्फसाइज प्रैक्टिस एंड रिसर्च। PhD में आप प्रैक्टिस भी कर रहे होते हैं एंड रिसर्च भी होते हैं। स्मॉलर क्लास होती है, कम लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा एडमिशन नहीं होते, 1 से 2 एडमिशन होते हैं या 5 एडमिशन होते हैं, इससे ज़्यादा एडमिशन नहीं रखे जाते क्योंकि ये फुली फंडेड होता है ये प्रोजेक्ट। लो एक्सेप्टेंस रेट होता है, बहुत कम लोगों को रखा जाता है। टिपिकल इनमें यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स होती हैं, ये आप जितना काम कर रहे होते हैं डिपार्टमेंट के साथ लिंक में कर रहे होते हैं। हॉस्पिटल में कम चांस होता है ना, जिसका साइकोलॉजी डिपार्टमेंट PhD करवा रहा है तो साइकोलॉजी डिपार्टमेंट PhD कर रहा है, हॉस्पिटल नहीं है अटैच तो आप डिपार्टमेंट के अंदर ही काम कर रहे होते हैं। हॉस्पिटल का एक्सपोजर कम होता है, जिसका आप लोग है ना अभी इसका मतलब डिपार्टमेंट के अंदर कर रहे हैं, है ना। और फिर क्या होता है, ऑफर मोर फंडिंग टू द स्टूडेंट। और आपके पास फंडिंग होती है तो आप स्टूडेंट रखते हैं PhD में, फंडिंग नहीं होती तो स्टूडेंट, तो सीटें कम, स्कोप कम, डेफिनेटली इसका मतलब फंडिंग के ऊपर है सारा का सारा। पैसा होगा सुपरवाइजर के पास, आपके पास नहीं।
सुपरवाइजर आपको फंडिंग देता है। आगे है ग्रेटर सक्सेस इन द प्लेसिंग द स्टूडेंट इन द एपीए। हाँ, इसमें एक फायदा है कि जो बंदा रिसर्च करता है उसको एपीए, अगर बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिसर्च होती है तो आपको एपीए अपने जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं या रिसर्चर्स होते हैं उनमें आपको रिकग्नाइज करता है एज ए रिसर्चर, एज ए प्रैक्टिशनर। किसमें करता है? हर एक का अपनी फील्ड का डिफरेंट। अगर एजुकेशन में आपकी प्रैक्टिस है तो एजुकेशन के सेक्शन में, क्लिनिकल में है तो क्लिनिकल के सेक्शन में, ठीक है, प्लेस करता है, एज ए दर्जा देता है कि आप दुनिया के टॉप सेंटर्स में से हैं ना। अब यहाँ क्या होता है? साइड डी, मिनी पीएचडी, क्रियस पीएचडी। इसमें क्या होता है? एम्फसाइज प्रैक्टिस ओवर द, यहाँ प्रैक्टिस के ऊपर ज्यादा एम्फसाइज किया जाता है एज कंपेयर टू रिसर्च। रिसर्च को फोकस नहीं किया जाता। अब टोटली ये कौन सा स्कूल ऑफ थॉट्स है? स्कूल ऑफ साइकोलॉजी इन शिकागो यूनिवर्सिटी। प्रैक्टिशनर मॉडल यूएसए वाले मानते हैं इसको ना, वही मॉडल है ना। और ये कहते हैं लार्ज क्लास, बहुत ज़्यादा लोगों को तादाद मिल जाती है क्योंकि इसमें क्लासेस ही होनी होती है, हॉस्पिटल में प्लेसमेंट होती है, रिसर्च तो होती है। रिसर्च के लिए सुपरवाइजर चाहिए, सुपरवाइजर के लिए बेसिकली एक प्रॉपर रिसर्च पैनल होता है, पास करना, पब्लिश करना बहुत मुश्किल प्रोसेस होता है ना। लोग इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं, आसान किताबें पढ़ें, प्रैक्टिस शुरू करते हैं। जबकि रिसर्च में ऐसा एक लॉन्ग प्रोसेस है उसके अंदर। आगे ग्रेटर सक्सेस रेट होता है, ऑफर इन द फ्री स्टैंडिंग में होते हैं। प्रोफेशनल स्कूल्स में आप लोग ऐसे स्कूल में चले जाते हैं, हाँ स्कूल में फिट हो जाते हैं ना, ऐसे स्कूल्स होते हैं। आगे ऑफर लेस फंडिंग होती है, जरूरत नहीं होती, मान है कि नहीं है, बंदा रखते जाओ, जिस तरह हम भी क्लिनिकल में रख लेते हैं ना काफी सारे लोगों को। और क्या होता है? लेस सक्सेस होती है द प्लेसिंग द स्टूडेंट इन एपीए। इसका एक ड्रॉबैक है, ये जो इसके फायदे थे ये इसका ड्रॉबैक है। जो प्रैक्टिशनर होते हैं वो रिसर्च नहीं कर पाते क्योंकि सारा दिन ज़ाहिर है उनकी मजबूरी भी है, उन्होंने प्रैक्टिस करनी होती, केसेस देखनी है। जब केसेस देखते जाएंगे, असेसमेंट करते जाएंगे, रिसर्च कब करेंगे? रिसर्च नहीं होगी तो उनको कोई रिकग्नाइज नहीं करेगा, रिकग्नाइज नहीं करेगा तो एपीए रिकग्नाइज नहीं करेगा अपने किसी सेक्शन के अंदर, वो नहीं रिकग्नाइज करेगा तो एक वेल रिनाउंड सेंटर्स नहीं होते जिस तरह, वो नहीं बन पाएंगे। आप प्रैक्टिशनर अच्छे हैं, लोगों को, कम्युनिटी को फ़ायदा दे रहे हैं, बट आपका अपना भी नाम होना चाहिए ना, वो नहीं है। तो ये मॉडल दोनों को लेके चलता है साथ। और ये मॉडल क्या कहता है? एक ही है ना, ऐसा लगता है जैसे मजबूरी वाला मॉडल है। दोनों ही अच्छे हैं, इट्स अप टू यू कि आपकी मजबूरी क्या है, आपके पास पैसे कितने हैं, सोर्सेज क्या है, कहाँ एडमिशन मिलता है। मैं अक्सर कहता हूँ लोगों को कि जहाँ एडमिशन मिल जाए वो बेस्ट होता है, जहाँ अल्लाह आपको ले जाए वहाँ बेस्ट है, ठीक है। जहाँ भी आपका हो जाए इनमें से, रिकग्नाइज में से तो बेस्ट है। हो जाए तो ये तो पाकिस्तान में है ही नहीं है, बहुत कम लोग हैं, है ना। तो आगे इसके लिए बेसिकली स्कूल ऑफ थॉट्स ये था, ये डॉक्टर खलीली ने अभी अप्रूव करवाया है इस्लामिक यूनिवर्सिटी के लिए, बट उनके पास प्रैक्टिशनर नहीं है तो उन्होंने उनको मना कर दिया। उन्होंने कहा प्रैक्टिशनर साइड डी किया होना चाहिए। डॉक्टर खलीली आप तो साइड डी है बट लोग नहीं है, तो उन्होंने पीएचडी के बाद साइड डी किया है आयरलैंड से, है ना। यानी पीएचडी के बाद भी साइड डी, क्लिनिकल की प्रैक्टिस के लिए साइड डी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब समझ आई आप लोगों को। आगे तीसरा स्कूल ऑफ थॉट्स है क्लिनिकल सेंटर्स मॉडल। क्लिनिकल सेंटर्स मॉडल ये क्या कहता है? ये कब हुआ है? इट वाज डेवलप्ड इन 1990 primarily as a reaction against the trend towards practice represented by the Whale model। ये स्कूल ऑफ साइकोलॉजी शिकागो यूनिवर्सिटी ने जो मॉडल दिया था, प्रैक्टिस मॉडल जो था, प्रैक्टिशनर मॉडल, उसके अगेंस्ट बना था ये मॉडल। इन्होंने कहा नहीं, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट, रिसर्च इंपॉर्टेंट है। यानी पहले वाले ने बैलेंस कहा कि दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दूसरे वाला मॉडल ने क्या कहा था? वेल ने नहीं, प्रैक्टिशनर मॉडल यूएसए वालों ने कहा। और ये जो मॉडल आया है लेटेस्ट, रिचर्ड ने जो दिया है, इसने क्या कहा था? बेसिकली इसने कहा था बेसिकली रिसर्च इंपॉर्टेंट है ना। ये है सबसेट ऑफ द पीएचडी इंस्टीट्यूट हु स्ट्रांगली एंडोर्स द एम्पिरिकलिज्म एंड साइंस। ऐसे इंस्टीट्यूट जैसा कि पाकिस्तान में है, यहाँ हॉस्पिटल्स नहीं अटैच होते, ऐसा ही है ना। एशिया हो गया, एशिया में हॉस्पिटल अटैच नहीं होते यूनिवर्सिटीज़ के साथ, तो क्या करें वहाँ सारा फोकस किया जाता है रिसर्च के ऊपर। जो भी काम करना, जिस तरह हमारे इंस्टीट्यूट है पाकिस्तान में, हम लोग रिसर्च करते हैं, बीएस लेवल पे वो प्रैक्टिस नहीं है ना, हॉस्पिटल नहीं है। अगर हॉस्पिटल आपके पास हो तो आप प्रैक्टिशनर भी हो जाएं, दोनों साथ लेके चलेंगे तो पहला मॉडल फिट। अब ज़्यादातर मॉडल ये फिट होता है पाकिस्तानियों के ऊपर, हम रिसर्च बेस्ड पीएचडी करते हैं, उसमें भी प्रैक्टिस नहीं करते हैं ना। ऐसे ही है ना, बीएसपी इसी तरह, एमएसपी इसी तरह, किताबें पढ़ लेना, एक थ्योरी पढ़ना है ना, ऐसे ही है ना। प्रैक्टिकल काम करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो यहाँ हम एक किस्म के किताबी कीड़े बन जाते हैं, ऐसा ही है ना। बट ये भी बेस्ट है,
जो मिल जाए आपको, मैंने कहा तो बेस्ट होता है, अल्लाह का शुक्र करे। इसमें ये होता है कि टेंड टू द ट्रेन रिसर्चर का रेदर देन द प्रैक्टिशनर, ज़्यादा फोकस किया जाता है कि रिसर्चर बड़ी चीज़ है, प्रैक्टिशनर कुछ भी नहीं है ऐसे, ठीक है ना। नेक्स्ट स्लाइड। आज की स्लाइडों के बाद आपको एक चीज़ समझ तो आ गई होगी कि पाकिस्तान में जो ADCP है, ये जो 2 नंबर डिप्लोमा है, इसको ना HEC रिकनाइज करता है ना कोई करता है। इससे बेहतर है आप रिकनाइज, ये पाकिस्तान में रिकनाइज है ADCP। जैसे ही आप पाकिस्तान से बाहर जाएंगे तो आपको कौन सा डिप्लोमा चाहिए, क्लिनिकल की, प्रैक्टिकल की, साइक D या PhD। PhD में भी आपने प्रैक्टिशनर मॉडल यूज़ किया है या वट एवर जो भी है ना, वो आपको स्कूल ऑफ थॉट्स बताएंगे बाहर से पढ़े हुए। तो आज आपको एक चीज़ क्लैरिटी के साथ पता चलेगी आप इस मॉडल के ऊपर लाए करते हैं। यस, टेक्नोलॉजी यूज ऑफ द वेबकैम फॉर द सुपरविजन। आज का जो इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं, टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा रोल है। जिस तरह कोरोना के अंदर था, वेबसाइट्स बनी हुई हैं, आप ऑनलाइन लोगों की मदद कर सकते हैं। काउंसलिंग, सुसाइड सेंटर, जैसे सुसाइड करना है तो हमसे कॉल करें, 1 कॉल है ना, और या किसी को काउंसलिंग चाहिए तो ऑनलाइन काउंसलिंग, वेबकैम, सुपरवाइजर से बात करनी है तो आप कहीं भी बैठे हैं, तो बाहर के यूरोप के अंदर, पाकिस्तान में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप क्या करते हैं, ईमेल के थ्रू, वैसे व्हाट्सएप, वीचैट, है ना, जितने भी आजकल तो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ गई, उसके थ्रू भी काउंसलिंग या क्लिनिकल यूज़ हो सकती है एडवांस टेक्नोलॉजी के थ्रू। कोरोना में की थी ना कई लोगों ने, कोरोना में फिर आपने क्लासेस ऑनलाइन ली हैं। इसी तरह हम लोगों ने पेशेंट्स को भी ऑनलाइन देखा है, क्योंकि वो फेस टू फेस इंटरेक्शन में नहीं आ सकते थे, कोरोना था। तो इस तरह के लोगों को दूर बैठे भी आप फैसिलिटेट कर सकते हैं टेक्नोलॉजी में, है ना। कंप्यूटर बेस्ड असेसमेंट, कंप्यूटर बेस्ड असेसमेंट, जैसे आर्मी में जाएँ तो पहला टेस्ट होता है आपका इंटेलिजेंस टेस्ट, कंप्यूटर पे करते हैं। जैसे ही आपका रिजल्ट आप इंटर करते हैं, करने के बाद उसी टाइम रिजल्ट आ जाता है, पास या फेल। कंप्यूटर बेस्ड असेसमेंट के टेस्ट अभी हम सीखेंगे नेक्स्ट उसमें कि कैसे करते हैं, वो कंप्यूटर बेस्ड होते हैं। आजकल इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है कि आप कंप्यूटर पर डालते हुए करो अगर फ्रेंडली हो। तो इसमें एक नुकसान है कि जो लोगों को टेक्नोलॉजी नहीं आती बेचारे वो मारे जाते हैं, ठीक है। जिनको टेक्नोलॉजी आप उनके साथ तो कर सकते हैं, एडवांस है, जिनको नॉलेज है, जिनको नहीं है, यूज़र फ्रेंडली नहीं है, वो उनके लिए मुश्किल हो जाती है। यहाँ आगे आ जाए कॉम्पिटेंसी स्किल दैट द स्टूडेंट मस्ट डिमॉन्स्ट्रेट द इंटरवेंशन असेसमेंट एंड सर्चर। आखिर में बात वही आई थी कि जो करने जा रहा है इसमें उसको एटलीस्ट नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज का मतलब क्या है, अगर आप इंटर्नशिप करने चले जाते हैं BS5 में या 6 में, वो ऐसा ही है जैसा यूजलेस है, क्योंकि आपके पास नॉलेज नहीं है। यहाँ क्या है, जब आपने हॉस्पिटल में तब जाना है जब आपको इंटरवेंशन पढ़ी हो, आपने असेसमेंट पढ़ी हो, रिसर्च आती हो, कुछ आता जाता हो। ये नहीं है कोट पहनना और हॉस्पिटल में जाके आपको डॉक्टर बना दिया, सब कुछ आ जाएगा। हॉस्पिटल में कौन सिखाएगा, सिखाएंगे तो एक डिसऑर्डर के ऊपर एक कोई सेमिनार हो जाएगा, कोई एक असेसमेंट चल रही होगी, बाकी पूरा नॉलेज कैसे आएगा। डेफिनेटली यूनिवर्सिटी से सीख के जाएंगे। इसके लिए पहले सब्जेक्ट पढ़े होंगे तो इंटर्नशिप पे जाओगे ना। अगर कुछ पढ़ा ही नहीं है, ट्रेनिंग ली ही नहीं है, तो आप क्या यूनिवर्सिटी जाएगी, ऐसा नहीं है। ऐसा जाएंगे तो ऐसा ही होगा, आखिर पे कहेंगे वो सही है ये गलत है। जब यहाँ सब्जेक्ट पढ़ेंगे वो कहेंगे ये सही है वो गलत है। कोई चीज़ गलत या सही नहीं होती, इसके लिए इंटीग्रेट करना पड़ता है आप लोगों को ना, मिलके चलना पड़ता है सारी जगह। तो पहले चीज़ें सीखें, रिसर्च सीखें, फिर आप जाके मार्केट में जाएं, फिर आपकी डिमांड भी ज़्यादा होगी। जब आपको कुछ नहीं आता होगा, मार्केट में चले जाएंगे तो लोग कहेंगे इनको कुछ नहीं आता, यूनिवर्सिटी का नाम भी बदनाम होगा, आपका अपना भी होगा, फिर लोग आपको टाइम पास समझेंगे, है ना। जल्द से जल्द आपको 2 वीक्स की या 3 वीक्स की या 1 मंथ की इंटर्नशिप करवाएंगे, और अगर आप बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं तो वो आपको चांस दे देंगे ज़्यादा, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी हार्ड वर्कर है। नेक्स्ट, तो ये ग्रेड प्रोग्राम है, वेबसाइट डिस्क्रिप्शन के ऊपर बोल्डर मॉडल एग्जांपल है, यूनिवर्सिटी ऑफ दमा। पढ़ा है आप लोगों ने, ये कहाँ है? हाँ, सारे मॉडल यूएसए में दिए हुए हैं ना। ये यूनिवर्सिटी का है, इस यूनिवर्सिटी ने इनकी बेस लाइन बनाई है इस मॉडल की, ठीक है। ये जो बंदा था ना बोल्डर, बेसिकली ये कहाँ से था, अलबामा में से था ना, तो यूएसए में थे। आज ग्रेजुएट फंक्शनिंग इज द वैरायटी ऑफ द सिटिंग एज अ टीचर, रिसर्चर एंड प्रोवाइड ऑफ द क्लिनिकल सर्विसेज। द प्रोग्राम emphasizes the integration of the scientific knowledge and the professional skills attitude needed that function as a clinical psychologist in academic and researcher and applied setting। ये कह रहा है कि एक इंस्टीट्यूट ऐसा होना चाहिए जहाँ अलबामा जो है ना, बेसिकली यहाँ रिसर्चर भी टॉप क्लास के हैं, यहाँ क्लिनिकल प्रैक्टिशनर भी टॉप क्लास के हैं,
यहाँ जो टीचर्स हैं वो भी टॉप क्लास के हैं, ये मिलके सारे मिलके काम करते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक बंदा रिसर्च में अच्छा है, दूसरा प्रैक्टिस में अच्छा है, एक बंदा दोनों में अच्छा नहीं हो सकता, मे भी दोनों में भी अच्छा हो सकता है। तो जब आप मिलके काम करते हैं कि इंस्टीट्यूट के अंदर, तो बनती है एक नई चीज़। अब समझ आया, इनका पहला मॉडल था ना बोल्डर का, रिसर्च एंड प्रैक्टिस। हाँ, मे भी आपने साइड डी किया हो, इन्होंने पीएचडी की हो, रिसर्च अच्छी, इनकी रिसर्च अच्छी हो, इनकी प्रैक्टिशनर अच्छी, आप सारे ही अच्छे हैं अपनी फील्ड में। आप जब मिलके काम करेंगे, इनका काम जो है प्रैक्टिस करना है, केसेस को देखना, आपका काम है थेरेपी को बनाना। दोनों मिलके एक दूसरे से सीखेंगे तो दोनों को रिसर्च भी आ जाएगी और इनको क्लिनिकल प्रैक्टिस भी आ जाएगी। ऐसे ही है ना, तो मिलके काम आसान, इसलिए बैलेंस अप्रोच कहते हैं इसको। ये इस यूनिवर्सिटी की अप्रोच थी जिसको पूरी दुनिया फॉलो करती है ना, तो इस तरह कॉम्बिनेशन के साथ होना चाहिए। नेक्स्ट जल्दी से अगला अगला बताओ। हाँ, वेल मॉडल एग्जांपल है शिकागो स्कूल ऑफ प्रोफेशनल स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, है ना। ये स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के बानी है, जितना आपने साइड डी इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था ना। अगर क्लिनिकल में आपने आगे जाना है तो स्कूल ऑफ थॉट्स को आपने फॉलो करना हो, तो स्कूल से सब कुछ होता है ना। कोशिश करें इसमें अगर एडमिशन मिल जाए तो एक्सेप्टेंस रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है, आपकी सीटें होती हैं। तो अगर आप यूएसए में हैं तो शिकागो में पढ़ें, साइड डी यहाँ से करें, ठीक है। एज ए प्रोफेशनल स्कूल्स में आवर फोकस इज नॉट स्ट्रिक्टली on the research and theory, but on the preparing the student to become the outstanding practitioner, providing the direct services to help the individual and organizations. Basically इसमें ये है, इनका काम रिसर्च नहीं है, इनके पूरे इंस्टीट्यूट का काम क्या है, प्रैक्टिस करवाना, लोगों के प्रैक्टिस में काम करना। ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी में, व्हाटएवर एजुकेशन में हो, व्हाटएवर क्लिनिकल में हो, ये प्रैक्टिस के ऊपर फोकस करते हैं ज़्यादा। ये कहते हैं प्रैक्टिस ओरिएंटेड है ना। साइड डी इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है। अगर एजुकेशन साइकोलॉजी में आप डिप्लोमा कर रहे हैं क्लिनिकल एजुकेशन में, तो आप हॉस्पिटल की बजाय कहाँ होंगे प्लेस, स्कूल्स में होंगे जहाँ प्रैक्टिशनर की ज़रूरत है। और यहाँ हॉस्पिटल में भी होते हैं, वहाँ शिकागो में एजुकेशन के इंस्टीट्यूट में भी काम करेंगे, हर जगह काम करेंगे आप फिर के। इसे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कहते हैं ना, लोगों के साथ काम करना, बार बार असेसमेंट करना, बार बार उनके साथ प्रैक्टिस करना। बेसिकली ये स्कूल ऑफ थॉट जहाँ था। नेक्स्ट लास्ट वाला जो है बेसिकली इंडियाना यूनिवर्सिटी का होगा। क्लिनिकल सेंटर्स मॉडल एग्जांपल है, इंडियाना यूनिवर्सिटी है, बड़ी पॉपुलर यूनिवर्सिटी है, ठीक है। इंडियाना यूनिवर्सिटी जो क्लिनिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम इज द डिजाइन विद द स्पेशल मिशन इन द माइंड। इसमें माइंड के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है, टू ट्रेन द फर्स्ट रेट क्लिनिकल साइंटिस्ट applicant with the primary interest in the pursuing the career as a servicing provider are not likely to the where basically यहाँ जो है माइंड के ऊपर फोकस किया जाता है। इट्स मीन ज़्यादातर जो है बेसिकली चीज़ होंगी कॉग्निटिव लेवल के ऊपर होंगी। अब नॉर्मल साइकोलॉजी से रिलेटेड होती हैं, कॉग्निटिव में न्यूरो साइकोलॉजी होगी। यूके जो अप्रोच है और ये जो लेटेस्ट अप्रोच है वो ज़्यादातर न्यूरो साइकोलॉजी के ऊपर फोकस करती है। वो सिर्फ साइकोलॉजिकल अब नॉर्मल के ऊपर नहीं काम करती, साथ साथ नीरो के पर्सपेक्टिव को भी देखती है। उनमें मेडिसन, उनमें बेसिकली सारे पर्सपेक्टिव आ जाते हैं। नेक्स्ट जल्दी जल्दी ये खत्म होगा। तीनों स्कूल ऑफ थॉट्स की इंट्रोडक्शन भी हो गया। आगे है गेटिंग इन द ग्रेजुएट स्कूल्स। आपके पास क्या होना चाहिए, नॉलेज योर प्रोफेशनल ऑप्शंस, टेक द अप्रोप्रिएट अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, गेट टू नो द योर प्रोफेसर्स, गेट रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए, गेट क्लिनिकल रेलेवेंट एक्सपीरियंस, मैक्सिमाइज योर जीआरई स्कोर्स, सिलेक्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम वाइजली, राइट इफेक्टिव पर्सनल स्टेटमेंट, प्रिपेयर वेल फॉर एडमिशन इंटरव्यूज, कंसीडर योर लॉन्ग टर्म गोल। अगर कहीं आपने एडमिशन लेना है तो आपके ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत ही सॉलिड होने चाहिए। इसे प्रेस्क्रीब नहीं कह रहा था मैं आप लोगों की, पर्सनल सीवी, ये सारा कुछ पर्सनल स्टेटमेंट, गोल्स, एम, ये अप्लाई करने के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, तब एडमिशन मिलता है। यहाँ हर बंदा पूरी दुनिया से कोशिश कर रहा होगा यहाँ जाने की, जिनके ये एम फोकस होते हैं, बहुत क्लैरिटी के साथ होते हैं, उनको एडमिशन मिलता है ना। नेक्स्ट जीआरई के स्कोर भी अच्छे होने चाहिए पोस्ट अमेरिका में जाने के लिए, जीआरई टेस्ट, है ना। पोस्ट डॉक्टर इंटर्नशिप प्रोग्राम टेक प्लेस एट द एंड ऑफ द डॉक्टरल ट्रेनिंग प्रोग्राम। जब आप पीएचडी कर लेते हैं, पीएचडी के जब साइड डी कर लेते हैं, उसके बाद एक पोस्ट डॉक की डिग्री होती है। पोस्ट डॉक पीएचडी के बाद साल का या 2 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, जो कि आप हॉस्पिटल में या रिसर्च सेंटर में करते हैं, उसे कहते हैं पोस्ट डॉक। वहाँ इंटर्नशिप कर रहे होते हैं आप लोग, है ना। पोस्ट डॉक्टरल इंटर्नशिप ये हॉस्पिटल के अंदर होती है। अगर आप हॉस्पिटल में अटैच हैं, आपका सुपरवाइजर क्लिनिकल आपको हॉस्पिटल में इंटर्नशिप करवाता है 1 ईयर की, 2 ईयर्स की, तो वो क्या बन जाता है, पोस्ट डॉक बन जाता है। उसके लिए कोर्स नहीं पढ़ने होते, प्रैक्टिस करनी होती है। अगर प्रैक्टिस करेंगे तो क्लिनिकल में भी आपको पोस्ट डॉक लग जाएगा, प्रैक्टिस करेंगे रिसर्च लैब के अंदर तो तब भी पोस्ट डॉक लग जाएगा। दोनों में फ़र्क है। क्लिनिकल की रिसर्च प्रैक्टिस करेंगे तो रिसर्चर कहलाएंगे,
प्रैक्टिस में करेंगे, प्रैक्टिशनर होंगे, क्लिनिकल में इंटर्नशिप करेंगे 1 ईयर 2 ईयर्स रिकग्नाइज होके, तो क्या कराएंगे, क्लिनिकल के अंदर पोस्ट डॉक किया हुआ है ना, एक्सपर्टीज के अंदर। आगे lead advice, supervised experience, whatever. Postdoctoral internship take place after the doctoral degree is awarded. Typically the last 1-2 years होती है, still supervised but more independent होते हैं, often specialized trainings होती हैं, often required for the state license, यानी आपका लाइसेंस होना चाहिए आपके पास PhD के बाद ना, लाइसेंस होते हैं। ये पूरी ट्रेनिंग प्रोग्राम है। पोस्ट डॉक PhD के बाद का प्रोग्राम है, 1 से 2 years प्रैक्टिस है। चाहे रिसर्च में करेंगे तो रिसर्चर ओरिएंटेड हो जाएंगे, क्लिनिक में करेंगे तो प्रैक्टिशनर ओरिएंटेड हो जाएंगे, है ना। तो ये याद रखिएगा, इंटर्नशिप है जो आप करते हैं। अभी जो इंटर्नशिप कर रहे हो टाइम पास है, वो आपकी अपनी लर्निंग के लिए है। यहाँ जो इंटर्नशिप करेंगे वो आपका पोस्ट डॉक है, यानी एक्सपीरियंस फुल डिग्री। डिग्री आपके लिए ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ना। नेक्स्ट जल्दी जल्दी से, यहाँ license जो available to independent practitioner and identify as a member of the professions। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है डिग्री करने के बाद कुछ आता जाता भी हो। आता जाता जिस तरह आप लोगों ने डिग्री कर ली, कई लोगों ने, मगर आता जाता कुछ नहीं होगा। इमेजिन करें एंड ऑफ द डे आपके पूरे सब्जेक्ट में से एक पेपर हो MCQs बेस, वो आपने पास करना हो, सब्जेक्टिव भी हो। इसे PhD में कॉम्प्रिहेंसिव कहते हैं। जब सारे कोर्स कर लेते हैं, एक लास्ट पे पेपर होता है, सारे जो कोर्सेज पढ़े होते हैं, ओपन एंडेड पेपर होता है, उसमें से कोई क्वेश्चन भी आ सकता है जो पिछले सब्जेक्ट पढ़े हैं आपने वो पेपर पास करना होता है। 6 घंटे का पेपर होता है। 6 घंटे के पेपर में अगर पास हो गए, एक चांस होता है तो PhD क्लियर है, आगे रिसर्च में जाएंगे। अगर नहीं क्लियर हुआ तो 2 चांस होते हैं। इसी तरह इमेजिन करें ये लाइसेंस है, ये लाइसेंस आपको ये बताता है कि आपने जो प्रैक्टिस की है, आपने जो पढ़ा है, आपको आता जाता भी है कि डिग्री घर बैठ के ले ली है ना। हमारे यहाँ डिग्रियाँ घर बैठे भी लेते हैं कुछ लोग। अगर ये लाइसेंस जो होता है जिसका NTS होता है, इसी तरह UK के जो स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट है वहाँ आपको अप्लाई करना पड़ता है, जिसमें ताजिकिस्तान में है, सिर्फ एशिया में ताजिकिस्तान में इसका इंस्टीट्यूट है। बाकी आपको यूरोप में देना पड़ता है जाके, जो इंस्टीट्यूट रिकग्नाइज है। साल में 1 दफ़ा होता है, वटेवर 2 दफ़ा। वो टेस्ट अगर पास करेंगे तो आप डिग्री के बाद लाइसेंस साइकोलॉजिस्ट होंगे। लाइसेंस का मतलब है कि दुनिया के किसी कोने में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लाइसेंस है ना आपके पास कि मैं आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। अगर लाइसेंस ना हो तो फिर आप यही प्रैक्टिस, इसका मतलब है कि आपकी डिग्री यूजलेस है। किताबी बातें बड़ी हैं, क्लियर। तो लाइसेंस होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ वो बता रहा है कि लाइसेंस, अभी आपको एजुकेशन ट्रेनिंग के बारे में बता रहा हूँ मैं कि क्या इंपॉर्टेंस है, कौन सी डिग्री होनी चाहिए, कौन सी डिग्री। यहाँ डिग्रियाँ लेने के बाद भी इन्होंने लास्ट पे हर साल ये टेस्ट होता है, आपने हर साल अपने आप को अपग्रेड करना होता है। DSM-4 में, वट एवर DSM-5 TR में, वट एवर क्लिनिकल असेसमेंट में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है हर साल नया। जिस तरह PMDC है ना पाकिस्तान में, मेडिकल पास करने के बाद PMDC एक बार होता है, यहाँ हर साल है। और ये हर साल पास करेंगे तो प्रैक्टिशनर लाएंगे, नहीं करेंगे तो अगले साल के लिए प्रैक्टिस। अब याद रखिएगा ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, रेडी ऑफ द सेटिंग बट द प्राइवेट प्रैक्टिस इज मोस्ट कॉमन। अच्छा, क्या करना चाहिए जब आपके पास डिग्री आ जाए? अब आप लोगों की ख्वाहिशें होंगी MH में जाऊँ, CMH में जाऊँ, या बेनजीर भट्टो हॉस्पिटल में जाऊँ, या फाउंडेशन में जाऊँ। ये लोग ऐसा नहीं करते। ये लोग कह रहे कम्युनिटी को फ़ायदा देना है तो आप हॉस्पिटल में तो ऑलरेडी साइकोलॉजिस्ट हैं या इंटर्निस्ट हैं, ऐसा ही है ना। क्यों ना, अगर मेरे पास डिग्री है तो मैं अपना हॉस्पिटल क्यों ना खोल लूँ, अपना क्लिनिक क्यों ना खोल लूँ, जिसमें मैं लोगों कम्युनिटी को फ़ायदा दे सकूँ। मे भी इमेजिन करें आप फैसलाबाद में बैठे हैं, किसी गांव में, फैसलाबाद, वहाँ साइकोलॉजिस्ट ही नहीं है, वट एवर टोबा टेक्सिंग में है, वट एवर आपके एरियाज होंगे, वहाँ इनकी ज़रूरत है, तो आप वहाँ जाके क्यों नहीं देते कम्युनिटी को फ़ायदा? कम्युनिटी को फ़ायदा देना है ना, तो अपना हॉस्पिटल क्यों नहीं खोलते? ठीक है, अपना क्लिनिक क्यों नहीं 1 बार 2 बार चलेगा। अगर आप अच्छे हैं तो लोग आते हैं, नहीं अच्छे तो फिर आपका क्लिनिक भी यूजलेस है। और इसमें ये होता है कि मोस्ट कॉमन जो होता है, आप प्राइवेट सेक्टर में होते हैं, फिर इसके बाद अदर वर्क सेटिंग जो होती है इंक्लूड होती है। और कहाँ काम कर सकते हैं? यूनिवर्सिटीज़ में, साइकेट्रिस्ट में, जनरल हॉस्पिटल में, साइकेट्रिस्ट के साथ जनरल हॉस्पिटल में, कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सेंटर्स में, NGO जिसे कहते हैं ना, हमारे NGOs हैं। अदर सेटिंग्स हो सकती है, NGO हो सकते हैं, हॉस्पिटल्स हो सकते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो सकते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, बहुत स्कोप है। आर्मी का सेटअप हो सकता है, आर्मी के अंदर एज ए साइकोलॉजिस्ट, वट एवर
जब आप बड़ी डिग्री करके आते हैं तो आपको कोई निकालता नहीं है, याद रखिएगा। जब डिग्री आपकी प्रोफेशनल, चंद एक पाकिस्तानी होते हैं जो ये डिग्रियां करके आते हैं, मगर वो फील्ड फ्लेक्सिबल अप्रोच रखते हैं, हार्ड साइंसेज में नहीं जाते। वो कहते हैं हम क्यों ना हॉस्पिटल अपना खोलें, अपनी कम्युनिटी को फ़ायदा दें, अपना क्यों ना कमाएं, किसी के अंडर क्यों काम करें, सही है ना, इंडिपेंडेंस। यस, नेक्स्ट, वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज बट साइकोथेरेपी से मोस्ट कॉमन होती है, ठीक है। आप देखें इसमें अदर कॉमन प्रोफेशनल एक्टिविटीज इंक्लूड है डायग्नोसिस असेसमेंट, ये साइकोलॉजी का काम होता है। एक तो साइकोथेरेपी देना होता है, ट्रीटमेंट, उसके अलावा क्या करना, डायग्नोज एंड टीचिंग एंड, ये कहाँ, यूनिवर्सिटी के अंदर, ये कहाँ है, हॉस्पिटल में। ये दोनों प्रैक्टिशनर मॉडल जो स्कॉलर है, आप टीचर, जैसे मैं हूँ टीचर, मैं यूनिवर्सिटी में टीचर हूँ, मैं ये भी करता हूँ, ये भी करता हूँ, और रिसर्च भी करता हूँ, रिसर्च एंड राइटिंग, अदर एक्टिविटीज और भी मेरी जेरीज होती हैं, जो भी एडमिशन टास्क होते हैं वो भी करता हूँ। यानी एक टाइम पे सिर्फ यही नहीं साइकोलॉजिस्ट बन के व्हाइट बोर्ड पहन लिया तो पेंसिल उठानी है, ऐसा साइन करने हैं, पेशेंट देखना है, ऐसा नहीं होता। आपको अकॉर्डिंग टू एनजीओ, अकॉर्डिंग टू आपकी जॉब की जेरी जो है, बेसिकली उसके अकॉर्डिंगली काम करना पड़ता है। आपको हर चीज़ करनी पड़ती है, आपको क्लर्क भी बनना पड़ता है, आपको साइकोलॉजिस्ट भी बनना पड़ता है, आपको हर काम, है ना, बैलेंस अप्रोच है ना, ये सारी की सारी। तो इसका मतलब ये है, ये सारी चीज़ें उन्होंने बता दी है प्रोफेशनलिज्म के अंदर, आपको हर काम करना है। यस, नेक्स्ट, हाँ, काउंसलिंग एंड साइकोलॉजिस्ट। अब काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट कौन होते हैं, ये फर्क बता रहा है डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट की फील्ड में। काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं बेसिकली इनका मकसद क्या होता है, जो काउंसलर जिसे कहते हैं, काउंसलर टेंड टू सी द लेस सीरियस डिस्ट्रक्टिव इलनेस, यानी कि कम दर्जे की जो प्रॉब्लम्स होती हैं ना, बहुत सीवियर प्रॉब्लम को डील नहीं करता। टेंड टू वर्क लेस ऑफन इन द सेटिंग लाइक ए इनपेशेंट हॉस्पिटल और यूनिट। जो काउंसलर होते हैं वो ज़्यादातर हॉस्पिटल में काम नहीं करते, ये कम काम करते हैं। ये ज़्यादातर, जैसे कि हमारी यूनिवर्सिटी है, इस यूनिवर्सिटी में हमने काउंसलर रखा हुआ है बच्चों की कैरियर काउंसलिंग के लिए, बच्चों को छोटे मोटे प्रॉब्लम हो तो उनकी काउंसलिंग के, लड़ाई हो जाए किसी की तो उसकी काउंसलिंग के लिए, किसी के छोटे मोटे मसाइल के लिए, है ना। बड़े मसाइल के लिए कौन होता है, साइकोथेरेपिस्ट होता है। साइकोथेरेपिस्ट जो होता है बेसिकली क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होता है, ये कोई भी हो सकता है ना, जिसने गाइडेंस देनी हो। नीचे क्या है, टेंड टू एंडोर्स ह्यूमनिज्म मोर देन बिहेवियरिज्म। ये लोग ज़्यादातर इंसानियत के ऊपर काम करते हैं, एम्पैथी एंड सिंपैथी का बिहेवियर देते हैं ना, लोगों को बड़ा इंडोर्स करते हैं, बड़ा मोटिवेट करते हैं, सपोर्ट करना काम होता है इनको, लोगों को, है ना। नेगेटिव उनका बिहेवियरिज्म की तरफ देना नहीं दिखाना कि आप में ये चीज़ है, आप में नेगेटिव ये है। इनका काम क्या है, सपोर्ट करना, लोगों को सिखाना कि राइट वे क्या है। छोटे मोटे काम, है ना, कि कैरियर काउंसलिंग कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, छोटे मोटे मसाइल हल करते हैं ये लोग। आगे पीछे करो। टेंड टू बी द मोर इंटरेस्टेड इन द वोकेशनल एंड कैरियर काउंसलिंग। ज़्यादातर ये ट्रेनिंग जो होती है वोकेशनल काउंसलर्स होते हैं। नेक्स्ट, जल्दी से, अभी टाइम कम है तो मैं सॉरी मुझसे। साइकियाट्रिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट, हम में और साइकोलॉजिस्ट में, साइकियाट्रिस्ट में क्या फर्क है, ठीक है। गो टू द मेडिकल स्कूल एंड आर द फिजिशियन। ये लोग बेचारे मेडिकल में एमबीबीएस करने के बाद साइक डी करते हैं तो साइकोलॉजिस्ट साइकियाट्रिस्ट कहलाते हैं। साइक डी पाकिस्तानी डिप्लोमा नहीं, यानी पूरा पढ़ने के बाद एमबीबीएस करने के बाद साइक डी करते हैं, तब ये कहलाते हैं साइकियाट्रिस्ट। ये करते हैं कि हाँ इनके पास एक्स्ट्रा चीज़ें क्या होती हैं, एडवांटेज, हैव प्रिस्क्रिप्शन प्रिविलेज, ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं जो हम नहीं कर पाते हैं ना, ये मेडिसिन दे सकते हैं। आगे क्या होता है, दिस इज द चेंजिंग फॉर द क्लिनिशियल साइकोलॉजिस्ट, सी द चैप्टर 2। इसमें ये होता है सिर्फ ये नहीं दे सकते, हम भी दे सकते हैं। समटाइम ऐसे इलाकों में जहाँ साइकियाट्रिस्ट ना हो, साइकोलॉजिस्ट ने सब्जेक्ट पढ़े होते हैं, वो भी रिकमेंड करता है। जैसे फ्लड अफेक्टेड एरिया, वहाँ अगर साइकियाट्रिस्ट नहीं है, साइकोलॉजिस्ट है, तो हम भी रिकमेंड कर सकते हैं, ठीक है। बट आपने पढ़े हो सब्जेक्ट, बीएनएस पढ़ा हो, कोई पढ़ा हो। आगे क्या है, इंक्रीज एम्फसाइज ऑन द बायोलॉजिकल फार्मास्यूटिकल रेदर देन द टॉक थेरेपी। ये लोग ज़्यादातर फोकस किस पे करते हैं, मेडिसिन के ऊपर, फार्मास्यूटिकल मेडिसिन के ऊपर बिलीव करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स, हार्मोनल चेंज, जो व्हाटएवर, उनको दिमाग को, ब्रेन को मेडिसिन से कंट्रोल। हम लोग इस पे काम करते हैं साइकोलॉजिस्ट, टॉक थेरेपी पे। नेक्स्ट, सोशल वर्कर्स। सोशल वर्कर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये हमारे वो होते हैं जो आजकल के सेमिनार्स में लोगों की सपोर्ट करते फिर रहे होते हैं ना, सोशल साइकोलॉजिस्ट। तो ये बेसिकली वो वर्कर्स होते हैं, जैसे वुमेन्स की एक चली थी तहरीक, चली थी ना मूवमेंट, वुमेन्स के साथ देने के लिए सपोर्टर होते हैं ना, कोई भी हो सकता है। तो इनका काम बड़े इंपॉर्टेंट है, हर जगह फिट हो जाते हैं, जहाँ भी हो, कुछ भी हो, खाना पीना हो ना हो, जो मर्जी हो, हर जगह ये सपोर्टर है अवाम के। क्योंकि फ्लड आया है तब भी ये सपोर्टर है,
फर्स्ट एड चाहिए तब भी ये सपोर्टर है, हर जगह ये फिट हो जाते हैं। आगे क्या करते क्या है, टेंड टू एम्फसाइज द सोशल फैक्टर इन द क्लाइंट प्रॉब्लम के ऊपर। ठीक है, आगे क्या है, अर्न द मास्टर डिग्री रहते थे द डॉक्टर डिग्री, छोटे मोटे यानी कि डिग्री मास्टर डिग्री की होती, पीएचडी नहीं की होती है। ट्रेनिंग टू एम्फसाइज द ट्रीटमेंट एंड फील्ड वर्क ओवर द रिसर्च एंड फॉर्मलाइज असेसमेंट, यानी ये टाइम पर जब फील्ड में ज़्यादा काम करते हैं। अर्थक्वेक का आया तो भागे गए हैं, इधर कर लिया सोशल वर्कर साइकोलॉजिस्ट है, अर्थक्वेक के इलाकों में पहुंच के वहाँ काउंसलिंग कर रहे हैं लोगों की बेचारों की, उनको काम कर रहे हैं, उनके साथ हेल्प कर रहे हैं, खाना पीना दे रहे हैं। दिस इज द साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी। मास्टर डिग्री की पीएचडी नहीं है, ये भी आप काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है आप नहीं काम कर सकते। लेबर्स नहीं है ये, इनके हमसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इनकी, है ना, जाके डायरेक्टली काम करना ऐसे लोगों के साथ। नेक्स्ट आगे आगे बेटा, स्कूल साइकोलॉजिस्ट टेंड टू वर्क इन द स्कूल। ऐसे साइकोलॉजिस्ट बेचारे स्कूल में काम करते हैं, बच्चों के प्रॉब्लम है ना, उनको सुनते हैं, उनकी काउंसलिंग, उनका वट एवर बिहेवियर को देखने के लिए काम करते हैं। टेंड टू हैव द मोर लिमिटेड प्रोफेशनल फोकस द क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट स्टूडेंट वेलनेस एंड लर्निंग। ज़्यादातर ये बच्चों को सपोर्ट करती हैं, उनकी वेलबींग के ऊपर काम करते हैं स्कूल्स के अंदर। फ्रिक्वेंटली कंडक्ट द स्कूल रिलेटेड टेस्टिंग एंड द एलडी लर्निंग डिसेबिलिटी एंड एडीएचडी। ज़्यादातर ये काम कर रहे थे बच्चों के साथ लर्निंग के प्रॉब्लम्स के ऊपर और एडीएचडी के ऊपर, और ऑटिज्म भी हो सकता है, वट एवर, और भी जितने न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर उनके साथ ही ज़्यादा काम कर रहे होते हैं स्कूल्स के अंदर। कंसल्ट विद द अडल्ट्स इन द चिल्ड्रन लिव्स ऑफ टीचर स्टाफ पेरेंट्स, ये ज़्यादातर फोकस में रहते हैं, इंटीग्रेट करते हैं टीचर पेरेंट जो भी बच्चे के साथ लिंक होते हैं उनको भी साइको एजुकेट कर रहे होते हैं। साइको एजुकेट का मतलब उनको सेमिनार दे रहे होते हैं, है ना, ऐसे इनके पेरेंट्स को कि बच्चे के साथ डील कैसे करना है, बड़े भाइयों को, टीचर्स को, यानी कोऑर्डिनेशन में रखते हैं कि बच्चे के साथ कहाँ बैठाना है, इसको कहाँ नहीं रखना, कैसा डिसिप्लिन करना है। नेक्स्ट नेक्स्ट जल्दी से, प्रोफेशनल काउंसलर्स, ये हो नहीं क्या पीछे आ गए हो बेटा। And the master degree and they completed training in the 2 years, complete current training 2 years, little emphasized on the psychological testing और research, may specialize in the career and school and college counseling में। ये बेसिकली 2 years की डिग्री होती है काउंसलिंग की, वो हम कमल करते हैं तब ये काउंसलर। नेक्स्ट 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 जल्दी से बेटा, नेक्स्ट हो गया, साइकोलॉजिस्ट नहीं आया, आगे खत्म हो गया। चलें, बेस्ट ऑफ लक। दिस इज द बेसिकली स्लाइडें जो है क्लिनिकल का इंट्रोडक्शन दिया है मैंने।